सब क्लियर है? साउंड एंड पिक्चर, जल्दी से रिप्लाई दो फास्ट। आज का अपना टॉपिक है अभी थ्री फेज सर्किट। इसके दो डेरिवेशंस है, एक स्टार और डेल्टा का, और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। उसमें सिर्फ 8 फॉर्मूलेज आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ओनली 8 फॉर्मूलेज। हाँ यस, इसका प्रूफ आता है, इसका प्रूफ आता है स्टार और डेल्टा, ये जो दो डेरिवेशन है दोनों में से कोई भी एक डेरिवेशन आ सकता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं थ्री फेज सर्किट। लेकिन सबसे पहले थ्री फेज जनरेशन देखेंगे। थ्री फेज जनरेशन में देखो, मेरे पास एक कंडक्टर है जो मैंने दो पोल्स के बीच में रखा है, एक है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमेशा कैसे फ्लो होता है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्लो होता है। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम लोग किसी चीज से कट करेंगे तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, मतलब वोल्टेज जनरेट होता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका यूनिट होता है वोल्ट्स, एंड वोल्टेज का भी यूनिट क्या होता है? वोल्ट्स। मतलब ईएमएफ जनरेट होता है मतलब वोल्टेज जनरेट होता है। कब? जब ये लाइन ऑफ फ्लक्स को कट करेंगे तब। तो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसको मैंने नाम दिया आर, आर फॉर रेड। मेरे पास और एक कंडक्टर है वाई, वाई फॉर येलो, एंड थर्ड कंडक्टर है बी, बी फॉर ब्लू। सो आर, वाई एंड बी, ये स्टैंडर्ड कलर कोड हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो एंड बी फॉर ब्लू। जो थ्री फेज सप्लाई होता है उसका फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज वो हमेशा रेड कलर का होता है, सेकेंड फेज हमेशा येलो कलर का, एंड थर्ड फेज हमेशा ब्लू कलर का। आप इंडिया में कहीं पर भी जाओ, दिल्ली, कोलकाता, कहीं पर भी जाओ, आपको यही कलर कोड मिलेगा। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कलर कोड यूज करते हैं। तो इंडिया में रेड, येलो एंड ब्लू यूज करते हैं। अब तीनों कंडक्टर्स को मैंने कैसे अरेंज किया? तीनों के बीच में मैंने इक्वल एंगल लिया। अब कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। 360 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 120। मतलब क्या? आर एंड वाई, ये दो कंडक्टर के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 120। वाई एंड बी, ये दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 120। एंड बी एंड आर, दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 120। सो 360 को मुझे इक्वली डिवाइड करना है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलो नेक्स्ट। तो यहां पर फर्स्ट कंडक्टर जो है आर, इसकी वजह से जो वोल्टेज जनरेट होगा वी आर, वो कितना होगा? वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, वी एम इज मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट, वी वाई इज वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। अब माइनस क्यों आ गया? क्योंकि ये कंडक्टर कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करेगा तब ये वाई कंडक्टर आर के जगह पर कब आएगा? 120 डिग्री रोटेट होने के बाद आएगा, है ना? बाद में आ रहा है वो, मतलब कैसा है? वो लैगिंग है। नेक्स्ट, बी कंडक्टर आर के पोजीशन पर कब आएगा? जब वो 120 प्लस 120, मतलब टोटल कितना कवर करेगा वो? कितना डिग्री रोटेट करेगा वो? 240 डिग्री रोटेट करेगा। करेक्ट? तो वी बी इज इक्वल टू कितना आएगा? वी बी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री आएगा। करेक्ट? तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस किसको लिया है? रेड कलर का जो कंडक्टर है उसको मैंने रेफरेंस लिया है। वाई 120 डिग्री पीछे है, एंड बी जो है वो 120 प्लस 120 240 डिग्री पीछे है। पीछे है मतलब वो लैगिंग है। करेक्ट? तो ये तीन कंडक्टर की वजह से यहाँ पर तीन वोल्टेज जनरेट हो गए। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये तीनों कंडक्टर का साइज सेम है, शेप सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है। सो तीनों कंडक्टर का डायमेंशन सब सेम है, तो तीनों कंडक्टर जो भी वोल्टेज जनरेट करेंगे वो इक्वली जनरेट करेंगे। करेक्ट? नेक्स्ट आता है, अब ये जो थ्री फेज वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जितने भी पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल है, न्यूक्लियर है, जितने भी पावर प्लांट है, वहां पर जो भी वोल्टेज जनरेट हो रहा है थ्री फेज वोल्टेज, उसमें एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री का डिफरेंस है। अब ये एंगल जो है ये हम लोग घर पे आने के बाद चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब जहां पर भी थ्री फेज सप्लाई आता है वहां पर मैं बैठ के ऐसा ये एंगल चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें ही एंगल इतना मिल रहा है, तो जो भी हम लोग वोल्टेज यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसमें भी सेम यही एंगल रहेगा। ये एंगल हम लोग इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं।
तो ये फेज डिफरेंस फिक्स रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। तो फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट, लाइन करंट फेज करंट एंड लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज। Relation between line current, phase current, line voltage, phase voltage for balanced three phase, for balanced three phase star connected system, for balanced three phase star connected system. So दो डेरिवेशन है, उसमें से पहला डेरिवेशन देख रहे हैं स्टार कनेक्टेड। नेक्स्ट, तो स्टार सर्किट ऐसा होता है, देखो, जिसमें तीनों इंपेडेंस का एक कॉमन पॉइंट होता है जिसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो ये फर्स्ट टर्मिनल R, ये सेकंड टर्मिनल Y एंड थर्ड टर्मिनल B, ZPH, ZPH, ZPH। अब यहाँ पर PH मतलब क्या होता है? PH फॉर फेज होता है, एंड Z मतलब क्या? इंपिडेंस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेज इंपिडेंस। ओके, फेज इंपिडेंस। तो मेरे पास टोटल कितने फेज इंपिडेंसेस है? 3 फेज इंपिडेंसेस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। करेक्ट। अब ये तीनों फेज इंपिडेंस का वैल्यू जो है वो इक्वल है, तीनों फेज इंपिडेंस का वैल्यू इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कैसा है? बैलेंस है। अगर तीनों का वैल्यू डिफरेंट आ गया, मतलब इसमें से दो सेम है और एक डिफरेंट है, तो ये सिस्टम कैसा होगा? अनबैलेंस सिस्टम होगा। अनबैलेंस सिस्टम आपको सिलेबस में नहीं है, आपको सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सिस्टम ही है। ओके, तो आपको सिर्फ बैलेंस सिस्टम के ऊपर फोकस करना है। तो तीनों इंपेडेंस का वैल्यू कैसा रहेगा? सेम रहेगा, दैट इज बैलेंस सिस्टम रहेगा। तो ये स्टार सर्किट हुआ। चलो, अब मेरे पास जो लोड है, अब लोड मतलब आप लोग कोई भी एक इंडक्शन मोटर ले सकते हो, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो एज्यूम करो ये मेरा 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जिसका जो वाइंडिंग जो है वो मैंने स्टार में कनेक्ट किया है, स्टार में। अब इसको ऑपरेट करने के लिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए मुझे सप्लाई भी कैसा लगेगा? 3 फेज ही लगेगा। करेक्ट, मैं सिंगल फेज थोड़ी दे सकता है। सो 3 फेज सप्लाई में यहां पर ले रहा। तो फर्स्ट है R, सेकंड है Y एंड थर्ड है B। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर? मेरे इंडक्शन मोटर का जो R टर्मिनल है वो सप्लाई के R को कनेक्ट करना है, सप्लाई के R को कनेक्ट करना है। Y टर्मिनल जो है वो Y को कनेक्ट करना है, Y टर्मिनल जो है वो Y को कनेक्ट करना है, एंड B टर्मिनल जो है वो B को कनेक्ट करना है। क्लियर? मैं कहीं पर भी कनेक्ट नहीं कर सकता। R R को ही कनेक्ट करना है, Y Y को ही कनेक्ट करना है, B B को ही कनेक्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर ये वाला जो पार्ट है वो सप्लाई वोल्टेज है, दैट इज लाइन वोल्टेज, लाइन पार्ट, और ये वाला जो है ये फेज है। सो लाइन एंड फेज, ऐसे दो पार्ट्स में आपको इस डायग्राम को डिवाइड करना है। ये वाला पार्ट कौन सा होगा? फेज। ये वाला पार्ट कौन सा होगा? लाइन। तो आर और वाई, ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा वी आर वाई। ओके, ध्यान से देखो, आर और वाई के बीच में वी आर वाई, वाई और बी के बीच में वी वाई बी, एंड बी और आर के बीच में क्या आएगा? वी बी आर। ओके, आर वाई वाई बी एंड बी आर, नॉट आर बी। आपको सीक्वेंस में जाना, आर के बाद वाई, वाई के बाद बी, बी के बाद फिर से आर आएगा। सो आर वाई वाई बी बी आर। चलो नेक्स्ट, ये तीनों का जो कॉमन पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे, एन। तो बताओ, फर्स्ट फेज इंपेडेंस जो है इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? वी आर एन। इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी आर एन, आर और एन के बीच का वोल्टेज ना। सेकेंड फेज के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? वी वाई एन, वी वाई एन, एंड थर्ड फेज के अक्रॉस का वोल्टेज वी बी एन। तो तीन लाइन वोल्टेजेस हो गए, तीन फेज वोल्टेजेस हो गए। अब फर्स्ट लाइन में जो करंट फ्लो रहा है ये लेंगे हम लोग आई आर, सेकेंड लाइन में जो करंट फ्लो होगा वो आई वाई, एंड थर्ड में जो फ्लो होगा वो आई बी। तो यहां पर अपना सर्किट डायग्राम कंप्लीट हुआ। देखो, यहां पर अपना सर्किट डायग्राम कंप्लीट हुआ। मुझे ये आंसर 5 स्टेप्स में कंप्लीट करना है, 5 स्टेप्स। उसमें से पहला स्टेप क्या रहेगा? सर्किट डायग्राम रहेगा।
Step 1 is circuit diagram. नेक्स्ट, अब डायग्राम देखते ही आपको पता चलेगा आर से लेके आर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई आर। आर से लेके एन कितना करंट फ्लो हो रहा है, सेम वही तो करंट फ्लो हो रहा है। फर्स्ट लाइन में से जितना करंट फ्लो होगा सेम वही करंट फर्स्ट फेज में से भी फ्लो होगा। तो बताओ यहां पर आई आर, आई वाई एंड आई बी, ये तीन कौन है, लाइन करंट से आई एल है, आई एल। फर्स्ट फेज में से कितना करंट जा रहा है, सेम वही तो करंट जा रहा है, आई आर। सेकेंड फेज में से कितना, आई वाई, एंड थर्ड फेज में से कितना, आई बी। तो ये तीनों कौन है, फेज करंट्स है। क्लियर। नेक्स्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन वोल्टेज बताओ। आर और वाई के बीच का वोल्टेज क्या है, वी आर वाई। तो वी आर वाई। सेकेंड लाइन वोल्टेज वी वाई बी, एंड थर्ड लाइन वोल्टेज वी बी आर। ये मिल गया मुझे वी एन। फर्स्ट फेज वोल्टेज बताओ। आर और एन के बीच का वोल्टेज वी आर एन, वाई और एन के बीच का वी वाई एन, एंड बी और एन के बीच का वी बी एन। ये मिल गया मुझे वी पी एच, फेज वोल्टेज। क्लियर है। तो ऐसे चार क्वांटिटीज है देखो, लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज। सर्किट डायग्राम अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलो फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। अब इसके लिए देखो, आपको बस कॉमन सेंस यूज करना है, डायग्राम बस अच्छे से ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट लाइन में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई आर। फर्स्ट फेज में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई आर। मतलब यहाँ पर लाइन करंट और फेज करंट दोनों वैल्यू सेम है। देखो ना, यहाँ पर भी पता चल रहा है आपको, आई आर आई वाई आई बी ये कौन है, आई एल। आई आर आई वाई आई बी कौन है, आई पी एच। सो बाय ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पर, आई एल इज इक्वल्स टू आई पी एच मिलेगा। लाइन करंट इज इक्वल्स टू फेज करंट। चलो नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3। क्या आएगा यहाँ पर, स्टेप नंबर 3, रिलेशन बिटवीन VL एंड VPH। तो लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज अलग अलग है, उसके बीच का रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। नेक्स्ट, फर्स्ट फेज के अक्रॉस का वोल्टेज है VRN बार इज इक्वल्स टू VRN एंगल 0। नेक्स्ट, VYN बार इज इक्वल्स टू VYN एंगल -120, एंड VBN बार इज इक्वल्स टू VBN एंगल -240 डिग्री। अब जिसने स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देखा है, स्टार्टिंग से पूरा लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है, उसको पता है कि ये फेज एंगल कैसे है। जहां पर वोल्टेज जनरेट हो रहा है वहीं पर ये एंगल मिला ना आपको। हमने स्टार्टिंग में वोल्टेज जनरेशन देखा, देखो तो यहाँ पर आपको एंगल कितना मिल रहा है, 0 -120 -240। तो मुझे बताओ, ये सप्लाई वोल्टेज जब अब हम लोग यूटिलाइज करेंगे घर पे, जब आएगा ये, तब हम लोग उसका एंगल चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो जो हम लोग वोल्टेज यूटिलाइज करेंगे उसमें भी फेज डिफरेंस आपको यही मिलेगा, 0 -120 -240। अब बताओ, वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन, ये तीनों के तीनों कौन है, आर एन वाई एन बी एन, फेज वोल्टेज है वीपीएच। तो ये आएगा वीपीएच एंगल 0। एक भी क्या आएगा, वीपीएच एंगल -120, और इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, वीपीएच एंगल -240। ओके, सो ये हो गया 3 फेज वोल्टेजेस। अब लाइन वोल्टेजेस कौन से हैं, आर वाई, वाई बी एंड बी आर ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बाय अप्लाइंग केवीएल। बताओ, केवीएल, आर और वाई ये दोनों के बीच का वोल्टेज, वी आर वाई देखो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज। और यहां पर देखो आर और वाई के बीच में वी आर एन एंड वी वाई एन, ये दोनों कौन है, वोल्टेज ड्रॉप है,
फेज वोल्टेजेस। सो फेज वोल्टेज जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है, एंड लाइन वोल्टेज जो है वो कौन है, सप्लाई वोल्टेज है। तो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, बराबर है। केवीएल क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। तो यहां पर मुझे वी आर एन एंड वी वाई एन दोनों का एडिशन करना है। तो क्या करेंगे, वी आर एन एंड वी वाई एन, ये दोनों का मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी आर वाई मिलेगा, वी आर वाई, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, वी आर एन एंड वी वाई एन दोनों का एडिशन तो करना है, लेकिन आपके पास कौन से वैल्यूज है वो पहले चेक करो। आपके पास वी आर एन है क्या, यस वी आर एन है आपके पास, वी आर एन वीपीएच एंगल 0। आपके पास वी वाई एन है क्या, आपके पास वी वाई एन नहीं है। आपके पास आपके पास सॉरी आपके पास वी वाई एन भी है, वी वाई एन, लेकिन मुझे यहाँ पर जो एडिशन करना है, एडिशन देखो कैसा करना है, सीक्वेंस में मैं आर से एन पर गया, फिर एन से वाई पर जाना है। कैसे जाना है, मैं आर से एन गया, फिर एन से वाई जाना है, मतलब यहां पर वी आर एन, आर से एन गया तो वी आर एन मिला, एन से वाई जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी एन वाई मिलेगा। तो देखो मेरे पास वी आर एन है, मेरे पास वी एन वाई नहीं है, मेरे पास वी वाई एन है। अब आप लोग बोलेंगे अरे क्या एन वाई वाई एन चालू है, दोनों तो सेम ही तो होता है, दोनों सेम नहीं है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करता है। तो वाई एन एन वाई दो अलग अलग हो गया, दो अलग अलग हो गया। तो यहां पर मुझे क्या करना है, वी आर एन प्लस वी एन वाई करना है, बराबर। लेकिन एन वाई नहीं है मेरे पास कौन है, वाई एन है। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। वी आर वाई बार इज इक्वल्स टू वी आर एन बार माइनस वी वाई एन बार। समझा क्या किया, एन वाई का वाई एन करना है, एन वाई का वाई एन, तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो बताओ फिर, वी आर वाई बार इज इक्वल्स टू वी आर एन बार माइनस वी वाई एन बार, दोनों वैल्यूज है मेरे पास। वी आर एन कितना है, वीपीएच एंगल 0 माइनस वी वाई एन कितना है, बीपीएच एंगल माइनस 120। बताओ दोनों में बीपीएच कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल माइनस 120। तो बताओ फिर वीपीएच इन ब्रैकेट, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करो, कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करो। चलो कंफ्यूजिंग किधर है रे, एकदम सिंपल सा है। मुझे आर से लेके वाई तक का वोल्टेज चाहिए, आर से लेके वाई तक का, तो आर एन प्लस एन वाई, सिंपल सी बात है, क्या लॉजिक लगा रहा है तू। चलो सो कॉम्प्लेक्स मोड में सेट किया, ब्रैकेट ओपन किया, 1 एंगल 0 माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट 1 एंगल माइनस 120, करेक्ट। सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको पोलर में कन्वर्ट करो, शिफ्ट 2 3 इक्वल, सो आंसर आएगा √3 एंगल 30, √3 एंगल 30। चलो वीपीएच से अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, √3 वीपीएच एंगल 30 डिग्री। तो ये मिल गया मुझे वी आर वाई बार। और बताओ वी आर वाई मतलब कौन होता है, वी एल होता है, लाइन वोल्टेज। तो यहां पर आपको रिलेशन मिल गया, वी एल इज इक्वल्स टू √3 वीपीएच, वी एल इज इक्वल्स टू √3 वीपीएच। एंड वी एल, वी आर वाई कौन है, वी एल है ना, उसका एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। मतलब क्या, वी एल लीड्स वीपीएच बाय एंगल 30 डिग्री। और मैंने लीड्स ही क्यों बोला, लैग भी तो बोल सकता था। मैंने लीड्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव। नेगेटिव होता तो वो लैग होता, पॉजिटिव है मतलब लीड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी एल लीड्स वीपीएच बाय एंगल 30 डिग्री। चलो तो मिल गया मुझे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिलेशन मिल गया। नेक्स्ट, सेम ऐसे ही हम लोग और दो इक्वेशंस बना सकते हैं। कैसे देखो, ये वी आर वाई लिया ना, अब सेकंड कौन सा है, वी वाई बी, वाई और बी दोनों के बीच का वोल्टेज बताओ। सिमिलरली वी वाई बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी वाई एन प्लस एन बी। सिंपल लॉजिक है, दोनों के बीच में एन डाल दो, वी वाई एन प्लस वी एन बी।
बराबर। अब बताओ आपके पास वाई एन है, यस वाई एन है, एन बी है क्या, नहीं, आपके पास बी एन है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर वी वाई एन को वैसे ही रखेंगे और एन बी को बी एन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। सिमिलरली और एक इक्वेशन मिलेगा आपको, बी आर, थर्ड वोल्टेज कौन सा है, बी आर, आर वाई वाई बी बी आर। तो वी बी आर बार इज इक्वल टू, क्या करेंगे, बी आर के बीच में एन डालेंगे, एन, तो यह आएगा वी बी एन बार प्लस वी एन आर बार। अब देखो वी बी एन है अपने पास, लेकिन आपके पास वी एन आर है क्या, नहीं, आपके पास वी आर एन है, तो एन आर को आर एन में कन्वर्ट करना है। सो वी बी एन बार माइनस वी आर एन बार, ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 3, वी बी आर बार। समझा। सो ऐसे 3 इक्वेशंस मुझे मिल गए। देखो अब ये इक्वेशन का फायदा मुझे कहां पर होने वाला है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में होने वाला है, फेजर डायग्राम में। चलो तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, देखो फेजर डायग्राम, यहाँ पर रेफरेंस किसको लेंगे, वी आर एन को रेफरेंस लेंगे, क्योंकि उसका एंगल कितना है, 0। सो फर्स्ट लिया मैंने वी आर एन, सेकेंड कौन सा है, वी वाई एन, वी वाई एन का एंगल कितना है, -120, माइनस मतलब ऐसे जाएगा ना, तो ये क्या आएगा वी वाई एन, ये एंगल कितना है 120, माइनस है इसलिए क्लॉकवाइज लिया। फिर उसके बाद कौन है, वी बी एन, -240, मतलब ऐसे जाएगा वो, तो ये आएगा वी बी एन। ओके, वी बी एन। चलो फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो वी आर एन को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। वी आर एन को जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस वी आर एन, ये क्या बनेगा, माइनस वी आर एन। नेक्स्ट, वी वाई एन को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा, ये माइनस वी वाई एन। साइन चेंज होगा ना, डायरेक्शन चेंज किया मतलब साइन चेंज होगा। एंड वी बी एन को जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या आएगा, माइनस वी बी एन। ओके, नेक्स्ट, चलो तो वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन, 3 वोल्टेजेस ड्रॉ किए, तीनों को अपोजिट डायरेक्शन में मैंने एक्सटेंड किया, तो सबका साइन चेंज हुआ। वी आर एन का अपोजिट माइनस वी आर एन, वी वाई एन का माइनस वी वाई एन, वी बी एन का अपोजिट माइनस वी बी एन। अब ध्यान से देखो, ये जो 3 इक्वेशंस आप लोग देख रहे हो, 3 इक्वेशंस, इसमें वी आर वाई बार इज इक्वल्स टू वी आर एन माइनस वी वाई एन, ऐसा है ना फर्स्ट इक्वेशन। तो मुझे बताओ 5 - 2, इसको मैं 5 प्लस इन ब्रैकेट -2 ऐसा लिख सकता हूं, करेक्ट। 5 - 2 को मैं क्या लिखूंगा, 5 प्लस इन ब्रैकेट -2, मीनिंग चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो सेम वैसे ही मुझे बताओ इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, प्लस इन ब्रैकेट, ऐसा लिख सकता हूं ना, वी आर एन प्लस माइनस वी वाई एन। तो मतलब मुझे किसका किसका एडिशन करना है, वी आर एन का और माइनस वी वाई एन का। किधर है वी आर एन, ये है ना वी आर एन, एंड माइनस वी वाई एन कौन है, ये है, देखो। तो वी आर एन एंड माइनस वी वाई एन दोनों का मुझे एडिशन करना है, तो इसके लिए पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे। मतलब क्या, वी आर एन को पैरेलल यहां पर बनाएंगे और फिर माइनस वी वाई एन को पैरेलल यहां पर बनाएंगे। ओके, एक डायमंड मिलेगा आपको, डायमंड। फिर ये जो रिजल्टेंट मिलेगा ना, दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ओरिजिन को कनेक्ट करो। तो ये दोनों का एडिशन करने के बाद मुझे कौन मिला, वी आर वाई, ये कौन मिल गया मुझे, वी आर वाई। और ये वी आर वाई कौन है, लाइन वोल्टेज। वी आर इन कौन है, फेज वोल्टेज। दोनों के बीच का एंगल चेक करो कितना है, 30 डिग्री आएगा। कैसे, देखो वी आर एन एंड वी वाई एन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120, ये भी 120, ये भी 120।
फिर आपने क्या किया, वी वाई एन को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया, सो ये 120 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये कितना आएगा 60, ये कितना आएगा 60। फिर आपने क्या किया, इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, तो 60 फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये कितना मिला आपको 30, बराबर, ये कितना मिला 30। तो यहाँ पर वी आर एन एंड वी आर वाई एंड वी आर एन दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। और ध्यान से देखो आगे कौन है और पीछे कौन है, वी आर एन कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज, और वी आर वाई कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज। सो लाइन वोल्टेज आगे है, फेज वोल्टेज पीछे है। लाइन वोल्टेज कितना डिग्री आगे, 30 डिग्री आगे, और वो हमें यहाँ पर पता चल गया था, वी एल लीड्स वीपीएच बाय एंगल 30 डिग्री। चलो नेक्स्ट, सेम वैसे ही सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन देखो क्या मिला, वी वाई बी इज इक्वल्स टू वी वाई एन माइनस वी बी एन, ऐसा है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा और ब्रैकेट के बाहर प्लस करूंगा, मतलब मुझे किसका किसका एडिशन करना है, वाई एन का और माइनस वी बी एन का। वाई एन यहाँ पर है, वाई एन यहाँ पर है और माइनस वी बी एन यहाँ पर है। अब दोनों का एडिशन करना है तो पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे, तो इस लाइन को पैरेलल यहाँ पर बनाएंगे और इस लाइन को पैरेलल यहाँ पर बनाएंगे, फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर, ये कौन मिलेगा मुझे, वी, सेकेंड वोल्टेज कौन सा है, वी वाई बी ना, क्लियर। एंड थर्ड, थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, थर्ड इक्वेशन वी बी आर इज इक्वल्स टू वी बी एन माइनस, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा प्लस, तो मुझे किसका एडिशन करना है, वी बी एन का और माइनस वी आर एन का, वी बी एन एंड माइनस वी आर एन। पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो, इस लाइन को पैरेलल यहां पर बना, इस लाइन को पैरेलल यहां पर बना, डायमंड मिल गया आपको। फिर ये दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन को कनेक्ट करो ऐसे, ये वाला पॉइंट ओरिजिन को कनेक्ट किया, सो ये मिलेगा आपको वी बी आर, क्लियर। चलो तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज हो गया। अब इसके बाद ये जो फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो लैगिंग के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, लैगिंग। आपके पास तीन ऑप्शंस है, एक लैगिंग, एक लीडिंग और एक यूनिटी। तो हम लोग ये किसके लिए बना रहे हैं, लैगिंग के लिए। किसी के लिए भी बना सकते हो आप लोग। अब लैगिंग पावर फैक्टर मतलब लैगिंग करंट आएगा, लैगिंग करंट मतलब आई आर जो है वो फर्स्ट फेज वोल्टेज को कैसा रहेगा, लैगिंग, तो ये आएगा 5pH। अब लैगिंग कब होता है, जब आप लोग आरएल कॉम्बिनेशन लेते हो, लोड जो है वो आरएल लोड लेते हो, तब लैगिंग करंट होता है। तो यहाँ पर जो फेज इंपेडेंस है वो मैंने क्या लिया, आरएल, तो सेकंड वाला भी क्या लेना पड़ेगा, आरएल, थर्ड वाला भी क्या लेना पड़ेगा, आरएल। क्यों, क्योंकि मुझे सिस्टम कैसा चाहिए, बैलेंस चाहिए, बैलेंस। तो यहाँ पर सेकेंड करंट भी कैसा रहेगा, लैगिंग ही रहेगा, आई वाई, ओके। एंड थर्ड भी कैसा रहेगा, लैगिंग, आई आर आई वाई आई बी। यहाँ पर भी एंगल कितना आएगा, 5pH। चलो तो फेज करंट, लाइन कर फेज करंट, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, चारों के चारों क्वांटिटीज मैंने यहाँ पर शो किया, करेक्ट। अब आप लोग बोलेंगे यार ये चार किधर दिख रहा है, तीन ही तो दिख रहा है, दो वोल्टेज दिख रहा है, एक ही करंट दिख रहा है। दो वोल्टेज कौन सा है, ये लाइन वोल्टेज, सॉरी फेज वोल्टेज, वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन, ये तीनों कौन है, फेज वोल्टेज। वी आर वाई, वी वाई बी एंड वी बी आर, ये तीनों कौन है, लाइन वोल्टेज। आई आर आई वाई आई बी, ये तीन कौन है, ये तीन लाइन करंट भी है, फेज करंट भी है। क्यों, क्योंकि आईएल एंड आईपीएच दोनों तो सेम होता है स्टार सर्किट में। तो यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वांटिटीज शो करना है, चारों के चार, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट। हो गया अपना फेजर डायग्राम कंप्लीट हुआ। कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई चाहिए, समझा सबको। इसमें आपको एक शॉर्टकट बताओ, ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 5 या 6 मिनट तो लगेगा। ये डायग्राम जो है ये 2 मिनट में कैसे कंप्लीट करना है, ये डायग्राम 2 मिनट में कैसे कंप्लीट करना है। यस, ये लेक्चर 3 फेज के लिए इनफ है। इसमें जो मैं बताने वाला हूँ बस उतना ही करने का और कुछ नहीं। 10 मार्क के लिए 3 फेज का टोटल वेटेज 10 मार्क है।
एक डेरिवेशन आ सकता है 5 मार्क के लिए और एक 5 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आएगा। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगना चाहिए, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में ये डायग्राम कैसे कंप्लीट करना है देखो। 2 मिनट में ये डायग्राम कैसे कंप्लीट करना है। और वो भी एकदम प्रॉपर साइज में। हाँ, प्रॉपर साइज में, प्रॉपर साइज, प्रॉपर शेप में। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? यहाँ पर स्केल भी है अपने पास, तो स्केल यूज करते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया। क्या किया मैंने, 12 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया। क्लियर? फिर उसके बाद लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर, यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर मैंने प्रोटेक्टर रखा। यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टर रखा और 60 डिग्री एंगल लिया, 60 डिग्री। फिर वही प्रोटेक्टर मैंने, यही प्रोटेक्टर मैंने राइट साइड वाले पॉइंट पर रखा और एंगल लिया 60 डिग्री। फिर उसके बाद मैंने लाइन ड्रॉ किया। फिर उसके बाद मैंने लाइन ड्रॉ किया यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, जिससे मुझे यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, जिससे यहाँ पर मुझे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे। एक साइड कितना लिया मैंने, 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 4। तो 4 सेंटीमीटर के मैंने 3 इक्वल पार्ट्स किए। ओके, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट किया, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट किया और ये वाला पॉइंट यहां पर कनेक्ट किया, ऐसे। ये बहुत ही, इसका ज्यादा आदत नहीं है, इसमें बताता हूँ। आपने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया 12 सेंटीमीटर का। फिर लेफ्ट साइड आपने प्रोटेक्टर रखा, एंगल लिया 60 डिग्री। राइट साइड प्रोटेक्टर रखा, एंगल लिया 60 डिग्री। बराबर। तो यहाँ पर आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल गया, देखो। इक्विलैटरल मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल है। फिर उसके ऊपर आपने क्या किया, 4 सेंटीमीटर के 3 इक्वल पार्ट्स किए। ओके, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट किया, ये वाला पॉइंट कनेक्ट किया और ये वाला पॉइंट कनेक्ट किया यहाँ पर, ऐसे। फिर उसके बाद ये बीच वाला जो पोर्शन है वो आपने इरेज किया, ये वाला पोर्शन इरेज किया। सो 3 डायमंड्स मिल गए आपको।
नेक्स्ट, फिर इसको नाम देंगे वी आर एन, वी आर एन, इसको नाम देंगे वी वाई एन और इसको वी बी एन। स्टैंडर्ड कलर कोड यूज करो, आर वाई बी, आर एन वाई एन बी एन। आर एन का ऑपोजिट क्या आएगा? माइनस वी आर एन। वाई एन का ऑपोजिट माइनस वी वाई एन एंड वी बी एन का ऑपोजिट माइनस वी बी एन। फिर एडिशन किया, ये मिलेगा आपको वी आर वाई, यहाँ पर मिलेगा वी वाई बी और ये मिलेगा वी बी आर और फिर ये आएगा आई आर, आई वाई एंड आई बी फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। चलो समझा सबको? ये शॉर्टकट समझ में आ गया सबको? ये शॉर्टकट समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट एंड लास्ट है पावर। पावर में एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट, ऐसे तीन टाइप की पावर देखना है। सो थ्री फेज पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 3 इंटू पावर इन ईच फेज, पावर इन वन फेज, पावर इन ईच फेज। अब देखो तीनों फेज इंपेडेंसेस इक्वल है, मतलब फर्स्ट फेज में जितना पावर कंज्यूम होगा एग्जैक्ट उतना ही पावर सेकंड फेज में होगा, सेम उतना ही पावर थर्ड फेज में होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम बैलेंस है। तो मुझे यहाँ पर हर एक फेज का पावर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? तीनों में से किसी भी एक फेज का पावर कैलकुलेट करूंगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया? सिर्फ एक फेज का पावर कैलकुलेट किया और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। सो 3 इंटू पावर कैलकुलेट करना है, कौन सा? एक्टिव पावर। तो फॉर्मूला आएगा वी आई कॉस फाई। और मुझे पावर कंजम्पशन किसका कैलकुलेट करना है? फेज का कैलकुलेट करना है, फेज का। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी पी एच आई पी एच फाई पी एच, पी एच फॉर फेज। अब वीपीएच एंड वीएल दोनों में रिलेशन क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पर वीएल इज इक्वल्स टू √3 वीपीएच है ना, तो √3 लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो वीएल अपॉन √3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? वीपीएच। तो बताओ फिर वीपीएच को मैं रिप्लेस कर रहा हूं 3 इंटू वीएल डिवाइड बाय √3 एंड आईपीएच इज इक्वल्स टू क्या? आईपीएच इज इक्वल्स टू आईएन। तो बताओ 3 अपॉन √3 क्या होता है? √3, √3 वीएल आईएल कॉस 5 पीएच। ये मिल गया मुझे P3 फेज का फॉर्मूला। नेक्स्ट सिमिलरली आप लोग Q3 फेज एंड S3 फेज, Q3 फेज एंड S3 फेज का फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। Q3 फेज क्या आएगा? √3 VLIL sin 5 PH एंड S3 फेज क्या आएगा? √3 VLIL, बस VLIL। एक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है? वैट। रिएक्टिव पावर VAR एंड अपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है? VA। ओके चलो, तो 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? सर्किट डायग्राम। सेकंड पॉइंट क्या था? रिलेशन बिटवीन लाइन करंट फेज करंट। थर्ड स्टेप क्या है? रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज। स्टेप नंबर 4 इज फेजर डायग्राम। स्टेप नंबर 4 इज फेजर डायग्राम एंड स्टेप नंबर 5 इज पावर। तो ऐसे 5 स्टेप्स में हमें ये डेरिवेशन कंप्लीट करना है, 5 स्टेप्स में। प्रोटेक्टर अगर प्रोटेक्टर यूज करेगा तो डायग्राम जल्दी आएगा, या फिर तू देख कंपास भी यूज कर सकता है। कंपास, तूने ये 12 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, कंपास में 12 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस ले, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर कंपास रख और आर्क ड्रॉ कर। फिर वही कंपास राइट साइड वाले पॉइंट पर रख, आर्क ड्रॉ कर। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर, ट्राइंगल मिल जाएगा। अगर तेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है तो तू कंपास से भी कंप्लीट कर सकता है। समझा? चलो नेक्स्ट। तो डेल्टा वाला जो डेरिवेशन है वो मैंने नोट्स में अवेलेबल कर दिया। स्टार वाला जैसा डेरिवेशन है सेम वैसा ही, सेम सीक्वेंस। स्टेप नंबर 1 सर्किट डायग्राम, स्टेप नंबर 2 लाइन करंट फेज करंट, स्टेप नंबर 3 लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, फेजर डायग्राम, पावर। ऐसे 5 स्टेप्स में आपको डेल्टा का भी डेरिवेशन डिराइव करना है जो नोट्स में अवेलेबल है।
नोड्स जो है वो मैंने देखो पिन करके रखा है, नोड्स का लिंक मैंने पिन करके रखा है, उसमें थ्री फेज सर्किट का नोट्स देखो, उसमें ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पर जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पर जाते हैं। तो अगला अगला जो सेशन है इसके आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके 8 मतलब कम से कम 5 मार्क तो डिपेंड है, कम से कम 5 मार्क तो डिपेंड ही है। तो फॉर्मूले से एक बार देखो। फर्स्ट फॉर्मूला है स्टार का, स्टार में आपको क्या मिला, आई एल इज इक्वल्स टू आई पी एच एंड वी एल इज इक्वल्स टू √3 VPH, ये रिलेशन मिला। डेल्टा में इसके अपोजिट रिलेशन मिलता है, डेल्टा में इसके अपोजिट मतलब क्या होगा बताओ, आई एल इज इक्वल्स टू √3 IPH एंड वी एल इज इक्वल्स टू VPH। ओके, तो स्टार और डेल्टा दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला याद रखो, दूसरा फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ओके, चलो आगे। थर्ड, फेज इंपीडेंस। फॉर्मूला नंबर 3, फेज इंपीडेंस ZPH बार इज इक्वल्स टू R प्लस माइनस JX। अभी ये लॉजिक तो सबको पता है, पॉजिटिव साइन है मतलब यहाँ पर एक्सएल आएगा, निगेटिव साइन है तो XC आएगा, करेक्ट, पॉजिटिव फॉर XL एंड नेगेटिव फॉर XC। ये कौन सा फॉर्म हुआ, रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसी को अगर आप लोग पोलर में कन्वर्ट करते हो तो ZPH बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ZPH एंगल प्लस माइनस 5PH, करेक्ट। अब यहां पर भी सेम वही लॉजिक, पॉजिटिव साइन किसके लिए रहेगा, फॉर XL एंड नेगेटिव फॉर किसके लिए, XC। ये कौन सा फॉर्म मिला आपको, पोलर फॉर्म। चलो नेक्स्ट, फॉर्मूला नंबर 4 इज P3 फेज। P3 फेज के लिए फॉर्मूला है √3 VLIL cos 5PH, अभी हमने डिराइव किया ना। नेक्स्ट, फॉर्मूला नंबर 5 इज Q3 फेज, √3 VLIL sin 5PH। अब आप लोग बोलेंगे कि यार ये जो फॉर्मूला है P3 फेज, Q3 फेज, S3 फेज का, ये हमने स्टार के लिए डिराइव किया, ये जो फॉर्मूलेज अभी हमने देखे स्टार के लिए थे। डेल्टा के लिए कौन से फॉर्मूले थे, डेल्टा के लिए भी सेम यही फॉर्मूलेज है, डेल्टा के लिए भी सेम यही फॉर्मूलेज है। तो आप लोग बोलेंगे कि फिर आंसर भी सेम आएगा, आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर सेम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्टार और डेल्टा में देखो VL अलग है, IL अलग है। स्टार में VL क्या है, √3 VPH एंड IL क्या है, IPH, और डेल्टा में VL है VPH, IL है √3 IPH। तो यहाँ पर P3 फेज, Q3 फेज, S3 फेज के जो फॉर्मूलेज है वो स्टार डेल्टा के लिए सेम है, लेकिन आंसर आपको सेम नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है। चलो नेक्स्ट, फॉर्मूला नंबर 7 इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला है cos phi, PF ऑफ 3 फेज इज इक्वल्स टू cos 5PH, करेक्ट। अब इसमें भी दो ऑप्शंस कौन से हैं, XL है तो क्या आएगा, लैगिंग, एंड XC है तो क्या आएगा, लीडिंग। पावर फैक्टर के दो नेचर होते हैं, एक होता है लैगिंग, एक होता है लीडिंग। XL है तो लैगिंग, XC है तो लीडिंग। फॉर्मूला नंबर 8, लास्ट फॉर्मूला, सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज जो है ये हमेशा कौन होता है, लाइन वोल्टेज होता है, VL। ये तो कॉमन सेंस की बात है, फिर भी लिख के दिया मैंने, सप्लाई वोल्टेज जो है वो हमेशा लाइन वोल्टेज ही होता है, ठीक है। तो ऐसे टोटल 8 फॉर्मूलेज है, बस इसके बाहर का और कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, इससे आप कोई भी एग्जांपल 100% सॉल्व कर सकते हो, 3 फेज का कोई भी एग्जांपल, क्लियर। चलो सो आगे बढ़ते हैं फिर। यस, BEE का PYQ सॉल्व होने वाला है, BEE का PYQ सॉल्व होने वाला है आज रात को 9 बजे, 9 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक अपना लेक्चर चलेगा, जिसमें हम लोग DC AC 3 फेज जो न्यूमेरिकल्स है वो सब हम लोग सॉल्व करने वाले। तब तक आपको थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करना है, तब तक आपको थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करना है, ओके।
चलो नेक्स्ट, तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फिर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ। थ्री सिमिलर कॉइल्स, सिमिलर वर्ड आ गया मतलब तीनों इंपेडेंसेस इक्वल है, मतलब सिस्टम बैलेंस है। कॉइल वर्ड आ गया मतलब आरएल कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट फेज में आरएल है, सेकंड फेज में आरएल है, थर्ड फेज में भी आरएल है। each having resistance 5 ohm and inductance of 0.02 हेनरी। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है देखो, गिवन आर दिया है 5 ओम एंड एल दिया है 0.02 हेनरी। अब मुझे कैसे पता चला कि ये एल है? एक्सएल एल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 0.02 हेनरी बोला, हेनरी मतलब ये कौन हो गया? एल हो गया। एक्सएल का यूनिट ओम होता है, करेक्ट। कनेक्टेड इन अ स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्टार कनेक्टेड सिस्टम। क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया ही रहेगा कि आपका सर्किट स्टार है या डेल्टा है। अगर स्टार डेल्टा मेंशन नहीं किया है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते। तो स्टार या फिर डेल्टा दोनों में से कोई एक कनेक्शन आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, करेक्ट। ये लेक्चर कब खत्म होगा? आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, टेंशन मत ले। नेक्स्ट, फिर उसके बाद 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये कौन सा सप्लाई वोल्टेज है? अब बताओ सप्लाई वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज? लाइन वोल्टेज, अभी हमने बताया, बोला, डिस्कस किया था। सो सप्लाई वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू कितना है? 440 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट, कैलकुलेट लाइन करंट। क्या क्या कैलकुलेट करना है देखो। फर्स्ट लाइन करंट, सेकंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर मतलब P3 फेज, रिएक्टिव पावर मतलब Q3 फेज। चलो ये सब वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करना है, बताओ। सॉल्यूशन में सबसे पहले बताओ कनेक्शन कौन सा है? कनेक्शन है स्टार। स्टार के फॉर्मूले याद करो। IL इज इक्वल्स टू IPH, VL इज इक्वल्स टू VPH, VL इज इक्वल्स टू √3 VPH। IL इज इक्वल्स टू IPH, VL इज इक्वल्स टू √3 VPH। तो बता, IL, IPH, VL, VPH, ये चार वैल्यूज में से आपको कौन सा वैल्यू पता है? आपको पता है VL। अब VL पता है तो VPH मिल जाएगा। सो VPH इज इक्वल्स टू VL डिवाइड बाय √3। बता VL का वैल्यू कितना है? 440। सो 440 डिवाइड बाय √3। सो VPH इज इक्वल्स टू, चेक करो कितना आ रहा है, 440 डिवाइड बाय √3। सो आंसर इज 254.03। तो फेज वोल्टेज मिल गया मुझे। अब इसके आगे बता, फेज इंपेडेंस। फेज इंपेडेंस फॉर्मूला नंबर 3, ZPH बार इज इक्वल्स टू R प्लस JXL। प्लस क्यों लिया पता है सबको? क्योंकि यहाँ पर RL कॉम्बिनेशन दिया है। अब मुझे पहले एक्सेल कैलकुलेट करना चाहिए। एक्सेल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 पाई FL। एफ का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज। सो 2 पाई इंटू 50 डिवाइड बाय, सॉरी, 2 पाई इंटू 50 इंटू L 0.02। सो एक्सेल का वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है। एक्सेल का वैल्यू चेक करो, 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.02। सो आंसर इज 6.28, 6.28 ओम। ओके, तो बताओ आर का वैल्यू कितना? 5 प्लस जे एक्सएल का वैल्यू कितना है? 6.28। ये कौन सा फॉर्म मिला मुझे? रेक्टेंगुलर। अब इसको मैं पोलर में कन्वर्ट करूंगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा? ZPH एंगल 5PH मिलेगा। एंगल पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर R और L के बीच में पॉजिटिव साइन है। चलो तो इसको पोलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 5 प्लस 6.28 I, कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करना है। इक्वल बटन प्रेस किया तो वही आंसर मिलेगा। इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए शिफ्ट 2 3 इक्वल। सो आंसर आएगा 8.02, 8.02 एंगल 51.47 डिग्री। सो ये मिल गया मुझे पोलर फॉर्म। ओके,
नेक्स्ट बता फिर आगे। ये वैल्यू मिल गया मुझे ZPH। सो ZPH इज इक्वल्स टू 8.02 ओम, और ये वैल्यू मिल गया मुझे 5pH 51.47। फिर उसके बाद बता किसको याद करेंगे हम लोग, अपना फ्रेंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ZPH इज इक्वल्स टू VPH अपॉन IPH। अब इसमें कौन से वैल्यूज पता है, ZPH पता है 8.02, VPH पता है 254.03 डिवाइड बाय IPH। सो यहाँ पर आपको IPH का आंसर मिल सकता है। सो IPH आएगा 254.03 डिवाइड बाय 8.02, सो 31.67 एम्पियर्स। तो ये मिल गया मुझे IPH। बता IPH का वैल्यू मिल गया मतलब IL का भी मिल गया ना, IL इज इक्वल्स टू IPH, सो IL इज इक्वल्स टू 31.67 एम्पियर। चलो तो फर्स्ट कैलकुलेशन अपना कंप्लीट हुआ, लाइन करंट कैलकुलेट करना था। फिर आते हैं P3 फेज एंड Q3 फेज। सो P3 फेज के लिए फॉर्मूला है √3 VLIL cos 5pH। तो √3 VL का वैल्यू है सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट्स, IL हमने अभी कैलकुलेट किया 31.67 एंड cos 5pH एंड cos 5pH। 5pH का वैल्यू है 51.47। तो बता फिर P3 फेज कितना आ रहा है। फिर उसके बाद Q3 फेज इज इक्वल्स टू √3 VLIL sin 5pH। तो √3 VL is 440, IL is a 31.67, sin 5pH is 51.47। तो बता Q3 फेज कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दे सकते हो। P3 phase is √3 into 440 into 31.67 cos 51.47। So answer is 15034.76 वैट। इसको आप लोग किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 15.03 किलो वैट। फिर उसके बाद रिएक्टिव पावर के लिए क्या करना है, कॉस के जगह साइन करना है। आंसर आएगा 18880.98 VAR। इसको आप लोग किलो में कन्वर्ट करोगे तो Q3 फेज इज इक्वल्स टू कितना आएगा 18.88 kVAR। किलो में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, समझा यहाँ तक सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। बता 3 सिमिलर कॉइल्स, अगेन सिमिलर वर्ड आ गया मतलब बैलेंस सिस्टम है, कॉइल वर्ड आ गया मतलब RL कॉम्बिनेशन है, आर कनेक्टेड इन स्टार। चलो यहाँ पर भी स्टार कनेक्शन दिया है। सो गिवन स्टार कनेक्शन दिया है, 3 फेज सप्लाई इफ द लाइन करंट इज 15 एम्पियर, IL दिया है 15 एम्पियर। प्रीवियस प्रॉब्लम में देखो IL मुझे कैलकुलेट करना था। देन टोटल पावर कंज्यूम इज 11 किलोवाट। 11 किलोवाट है मतलब क्या होगा ये, P3 फेज। So P3 phase is equals to 11 किलोवाट। So किलो को वाट में कन्वर्ट करो
So 11 into 10 raised to 3 watt. And the volt ampere input is 15 kVA. ध्यान से देखो, VA है VA, तो ये रिएक्टिव हुआ या एपरेंट हुआ? VA है मतलब ये क्या हो गया? एपरेंट हुआ। VAR होता तो रिएक्टिव होता, तो ये क्या हुआ? S3 फेज 15 kVA। तो इसको भी VA में कन्वर्ट करो, 15 इंटू 10 रेज टू 3 VA। समझो? VAR होता तो वो रिएक्टिव होता, तो उस टाइम हम लोग Q3 फेज लेते हैं, Q3 फेज। बैंडविड्थ पे क्वेश्चन नहीं आता है, बैंडविड्थ रेजोनेंस का पार्ट है, डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन आ सकता है। चलो आगे, फाइंड द लाइन करंट एंड फेज वोल्टेज। क्या कैलकुलेट करना है? देखो, फाइंड लाइन एंड फेज वोल्टेज, मतलब VL एंड VPH, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सेकंड, VAR इनपुट मतलब क्या? Q3 फेज अपरेंट पावर कैलकुलेट करना है। थर्ड, द रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल मतलब R एंड रिएक्टेंस मतलब XL, तो ये सब मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, चलो तो स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले स्टार कनेक्शन दिया है तो उसके रिलेशंस बताओ। स्टार में क्या होता है? IL इज इक्वल्स टू IPH होता है एंड VL इज इक्वल्स टू √3 VPH होता है। VL इज इक्वल्स टू √3 VPH। ओके, नेक्स्ट बताओ फिर, IL, IPH, VL, VPH, ये चार वैल्यूज में से आपको कौन सा वैल्यू पता है? आपको पता है IL। अब IL पता है तो IPH भी मिल गया ना। सो IL इज इक्वल्स टू 15 एम्पियर, therefore IPH is equals to 15 एम्पियर। स्टार सर्किट है इसलिए IL एंड IPH दोनों इक्वल आ गया। ओके, बता फिर आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? P3 फेज इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 11 इंटू 10 रेज टू 3, फॉर्मूला बताओ। √3 VLIL cos 5PH ना, कितना दिया है? 11 इंटू 10 रेज टू 3 इज इक्वल्स टू √3 VLIL cos 5PH। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। और एक वैल्यू कौन सा दिया है? S3 फेज। S3 फेज का फॉर्मूला क्या है? √3 VLIL, √3 VLIL। इसमें कॉस साइन ऐसा कुछ होता नहीं है। S3 फेज कितना दिया है? 15 इंटू 10 रेज टू 3 इज इक्वल्स टू √3 VL। VL का वैल्यू नहीं पता, IL का वैल्यू पता है, IL इज इक्वल्स टू 15 है, तो यहाँ पर देखो VL मिल जाएगा। VL इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10 रेज टू 3, √3 लेफ्ट साइड गया डिनोमिनेटर में, 15 भी लेफ्ट साइड गया डिनोमिनेटर में, तो VL का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। VL का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बताओ कितना आएगा? न्यूमरेटर में 15 इंटू 10 रेज टू 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा? √3 इंटू 15। So answer is 577.35, 577.35 वोल्ट्स। चलो, लाइन वोल्टेज मिल गया, तो इससे आप लोग फेज वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो, फेज वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। रिलेशन बता है, VPH इज इक्वल्स टू VL डिवाइड बाय √3 ना, सो 577.35 डिवाइड बाय √3, तो बता VPH इज इक्वल्स टू कितना? 577.35 डिवाइड बाय √3, सो आंसर इज 333.33 वोल्ट्स। मिल गया VPH। चलो नेक्स्ट, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है?
VL मिल गया, BPH मिल गया। अब Q3 फेज, Q3 फेज इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आएगा, √3 VLIL cos 5ph, सॉरी cos नहीं sin 5ph। लेकिन इसके लिए आपको 5ph की जरूरत है, और वो कैसे मिलेगा, इक्वेशन 1 से मिलेगा। तो पहले इक्वेशन 1 से 5ph कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 11 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू √3 VL, VL इज इक्वल्स टू कितना, 577.35 इंटू IL, इंटू IL, IL का वैल्यू मिला है 15, मिला है मतलब दिया है, इंटू cos 5ph। तो cos 5ph इज इक्वल्स टू 11 इंटू 10⁻³, ये सब लेफ्ट साइड शिफ्ट करो डिनोमिनेटर में, √3 इंटू 577.35 इंटू 15। तो 5ph आपको मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ 11 इंटू 10⁻³ डिनोमिनेटर में जाओ, √3 इंटू 577.35 इंटू 15। सो 5ph का आंसर मिला 42.83, 42.83 डिग्री। ओके, चलो तो आगे बताओ, फिर आगे बताओ। Q3 फेस, √3 VLIL sin 5ph। सो वैल्यूज पुट करो, √3 इंटू VL है 577.35 इंटू IL 15 इंटू sin 42.83। आंसर इज 10197.37 VAR। एंड लास्ट है R एंड XL। अब ये कैसे मिलेगा, देखो VPH पता है, IPH पता है, तो ओम्स लॉ से ZPH निकाल सकते हो। ओम्स लॉ से ZPH, VPH अपॉन IPH। VPH का वैल्यू है 333.33 अपॉन IPH का वैल्यू कितना है 15। तो ZPH आपको मिलेगा 333.33 डिवाइड बाय 15। सो आंसर इज 22.22 ओम। ZPH मिल गया। चलो ZPH मिल गया, तो उससे आप लोग ZPH बार लिख सकते हो। ZPH बार इज इक्वल्स टू ZPH एंगल 5ph। अब यहाँ पर एंगल पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि कॉइल है, RL कॉम्बिनेशन है, RL में पॉजिटिव होता है ना। सो 22.22 एंगल 5ph कितना मिला है 42.83। चलो अब इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो, जिससे आपको R प्लस JXL मिलेगा। सो 22.22 एंगल 42.83। सो आंसर आ गया 16.29 प्लस J 15.1। तो R इज इक्वल्स टू मिल गया 16.29 ओम एंड XL मिल गया 15.1। 15.1 समझो।